संतुलन ये एक ऐसा शब्द है जिसके बगैर जिंदगी की कश्ती डगमगाने लगती है। चाहे बात काम की हो या फिर रिश्तों की, हर जगह बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल पते की बात कही आपने हुसैन। अब पति पत्नी को ही ले लीजिए। पति ऑफिस जाता है तो पत्नी पूरा घर संभालती है। थोड़ा सा रोल एक्सचेंज भी हुआ है। कई वर्किंग वुमेन ऑफिस के कामकाज के साथ साथ घर पर भी दिन भर काम करती हैं। अब देखिए, ऐसे ही कामकाजी पति पत्नियों के ऊपर अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक घर के बाहर पुरुष महिलाओं से 2.5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। लेकिन जब बात घर के कामों की आती है तो महिलाएं आगे निकल जाती हैं। घरेलू कामकाज में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले करीब 4.5 घंटे ज्यादा वक्त देती हैं। यानी कहीं पति ज्यादा काम कर रहा है तो कहीं पत्नी, और यही कम ज्यादा उनके काम को बैलेंस कर रहा है। काम तो हमारे भी घर में ऐसे ही चल रहा है हुसैन, आपके भी घर में, लेकिन इसका बैलेंस आज पता चला कौन कितने घंटे काम कर रहा है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है हुसैन तो समझिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ना तय है। वैसे ऐसे ही बैलेंस की जरूरत हमारे शरीर को भी होती है। इतनी भूमिका का कारण यह है हमारा शरीर, क्योंकि 650 मांसपेशियों, 72,000 नस नाड़ियों, 206 हड्डियों और 360 जॉइंट से जो बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है, अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो बीमार पड़ना भी तय है। और देखिए, ये संतुलन अक्सर कान, गर्दन, कंधे, कोहनी, स्पाइन, घुटने, एड़ी जैसे जोड़ों में बिगड़ता है, जिसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहते हैं। और ये इम्बैलेंस पार्किंसन, स्पॉन्डिलाइटिस, इंडाइजेशन जैसी तमाम तरह की कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको जन्म देता है। और प्रिया, आपने ये भी देखा होगा कि चलते चलते झटके से गड्ढे में पैर चले जाने से पेट में स्वेलिंग आ जाती है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है और स्पाइन में चोट लगने पर यूरिन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम जैसी कई ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, उनका खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और तो और गलत पोस्चर में बैठने की वजह से सर्वाइकल, लोअर बैक प्रॉब्लम जैसी कई सारी दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, इन तमाम बीमारियों से बचना है तो बॉडी का स्ट्रक्चर परफेक्ट रखना जरूरी है। जिनसे शरीर का संतुलन बिगड़ गया है, उसे करेक्ट कैसा करना है, ये सब योग के माध्यम से आप कर भी सकते हैं। सिर्फ शरीर का संतुलन ठीक करने से काम नहीं चलने वाला है। देखिए, लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या खाना है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है, वर्कआउट कितनी देर तक करना है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में ये संतुलन कैसे बनाया जाए, ये स्वामी जी से बेहतर और कौन बताएगा। तो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये समंदर के देवता को भी यहीं से प्रणाम। अपना संतुलन पैरों पर भी बनाए, हाथों पर भी अपना संतुलन बनाए, और उसके लिए एक क्षण में आप ऐसे संतुलन बना सके, क्या बात, ऐसा परफेक्शन भी लेके आए। और यदि ये संतुलन शीर्षासन में बनता है, आज अमावस्या है, तो समुद्र भी खूब उफान ले रहा है, और यहाँ ये योग के साथ साथ गोवा का सौंदर्य, और आज कार्यक्रम के अंत में हम जैसे गंगा पूजन करते हैं, ऐसे समुद्र में भी पूजन करके, नारियल का विसर्जन करके आज का अनुष्ठान हम गोवा से देश के सामने रख रहे हैं। एक तो ये शीर्षासन, ये संतुलन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पहले तो दीवार के साथ संतुलन बनेगा, धीरे धीरे बिना दीवार के भी बन जाएगा। संतुलन के लिए सबसे अच्छा है एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहां से शुरू कर लें यात्रा, और फिर धीरे धीरे आज हम संतुलन के लिए कम से कम 50 टिप्स देने वाले। सब तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करो सब तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं मेरे दाएं बाएं। और पूज्य आचार्य श्री भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये तो आंतरिक संतुलन, शरीर के साथ इंद्रियों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का संतुलन, और दैहिक संतुलन के लिए ये जबरदस्त है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब स्वामी जी, हम आपको देखें, संतुलन के लिए ये तमाम योगाभ्यास देखें,
हम आचार्य जी को देखें या फिर पीछे समंदर को देखें, आज के कार्यक्रम में एक जबरदस्त बैलेंस दिखाई दे रहा है। बड़ा ही खूबसूरत आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नहीं स्वामी जी, देखिए ऐसे कि संतुलन की महिमा हमने कार्यक्रम की शुरुआत से ही बताई। हमारे पूज्य ब्रह्मेशानंद महाराज जी भी यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा आगे लगाओ जी, पीछे से समुद्र देवता ज्यादा कृपा कर रहे हैं आज। और जैसे ही आपका अवतरण हुआ, आपने शीर्षासन करके संतुलन दिखाया, और जो मंच सजा आपका उसमें भी गजब का संतुलन है। समंदर की मचलती हुई लहरें आकर के छू करके आपके मंच को चली जा रही हैं, और ये भी गजब का संतुलन है। और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वहाँ से आप हमें दिखा रहे हैं। स्वामी जी, बहुत आसानी से आपने बता दिया कि संतुलन कितना ज़रूरी है और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता क्या है। अब जरा इससे आगे बढ़ के हमें ये बताइए कि आखिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्या बला है और इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो देखो, ये त्रिकोणासन का दूसरा रूप है। पैर ऐसे रखे और एक पैर को, पंजे को ऐसे घुमाया, फिर उसको ऐसे लेके गए, फिर एक हाथ नीचे, हथेली सामने, ऊपर वाला हाथ ऐसे, और ऐसे नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर, कंधे के समानांतर, और ऊपर वाले हाथ की हथेली को ऐसे देखते हैं ऐसे। अब इसमें भी बड़ा जबरदस्त संतुलन बनता है। ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ये सब संतुलन के लिए ही है। थोड़ा होल्ड करते हैं एक अभ्यास में ऐसे 10-20 सेकंड से लेकर के, और लंबी प्रैक्टिस के बाद तो और लंबा होल्ड भी कराते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा 360 तो हमारी संधियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब उनकी संतुलन का एक तरीका तो पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी यहाँ पर अनुलोम विलोम और पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर कपालभाति कर रहे हैं, वो तो प्राणायाम का तौर तरीका है। दूसरा है पाद हस्तासन, वृक्षासन। संतुलन शरीर में, संतुलन इंद्रियों में, मन विचार भाव संवेदनाओं में, संतुलन आहार में होगा, विचार में होगा, वाणी में होगा, व्यवहार में होगा, स्वभाव में होगा। संतुलन जब पूरे जीवन में होगा ना, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहने को एक छोटी सी बात लगती है लोगों को, लेकिन जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं में संतुलन होता है, जब बैलेंस होता है वात, पित्त, कफ त्रिदोषों में, सत्व, रजस, तमस में, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगा, प्रगार्थम, दृश्यम, ये संतुलन बहुत जरूरी है। अब ये देखने में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और ये हम जो कर रहे हैं ये वृक्षासन, ये लगता है। अच्छा स्वामी जी, इसको जरा और आसान तरीके से आपके सामने रखता हूं, लेकिन ताकि जो दर्शक हैं वो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कई बार लोग जो हैं वो उनके चलने फिरने का तरीका स्वामी जी कुछ अलग अलग होता है। कुछ लोग किसी एक तरफ झुक रहे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सामने झुक के चल रहे होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अपने संजू बाबा, संजय दत्त साहब, उनका चलने का एक अलग अंदाज है। अब अगर क्या ये ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है या कुछ और चीज़ होती है, किसी एक जानिब को झुकना, आगे पीछे या लेफ्ट राइट को, इसको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहते हैं। हालांकि लोग ये कह देते हैं ये मेरा स्टाइल है, तो क्या है एग्जैक्टली? देखो, कोई स्टाइल नहीं होता है। स्टाइल होता है आदमी को ऐसे ही चलना चाहिए, सीना तान करके ऐसे ही चलना चाहिए, फिर झुका करके भी चलना है। किसी को दृष्टि नीचे रख करके चलनी है तो ऐसे चल सकता है, लेकिन चलना तो सीधा ही चाहिए। ये जो ऐसे कर करके चलते हैं, और भी कई तरह के लोग स्टाइल नहीं बनाते, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ताड़ासन से लेकर के यात्रा शुरू की थी, अभी तो बहुत कुछ करना है। और ये अब मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से कहूँ तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से स्क्लेरोसिस हो जाता है, साइटिका पेन हो जाता है। ये जो बैकएक है लोगों को, लुम्बर पेन है, ये टैलबोन के अंदर पेन होता है, सर्वाइकल स्पाइटिस पेन होता है, ये जो अलग अलग प्रकार की रीढ़ की हड्डियों के जो दर्द हैं, और इसमें भी दो प्रॉब्लम तो आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तौर पर आगे बढ़ रही हैं। एक को स्क्लेरोसिस कहते हैं और दूसरे को
एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस कहते हैं। स्वामी जी इस बार पी क्या लग रहा है? पानी सामने तक आ गया। वही मैंने कहा। और एरियल व्यू हमें आने दिखाई दो आने दो आने दो। यही तो आनंद है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। हम केवल देख पा रहे हैं स्वामी जी, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये केवल हम ही समझ पा रहे हैं। तो देखो मैं कह रहा था एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस, स्क्लेरोसिस, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी ये जो लोगों का बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, इसके ऊपर बहुत सारे हो चुके अब तो पूरी दुनिया में। और हमारे एक सन्यासी, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, लगभग 60-70 साल लगा दिए इसी काम पर कि ये जो स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ होता है, उसी से बीपी बढ़ता है, उसी से शुगर की बीमारी होती है, उसी से अस्थमा होता है, उसी से कॉन्स्टिपेशन, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, ये तमाम तरह के रोग होते हैं। तो हमको एक तो ये अभ्यास तो सूर्य नमस्कार आराम से करना है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, सांस भर के हाथ ऐसे देखो एकदम सीधे, कुछ ऐसे हाथ पीछे ले जाते, इधर से मोड़ लेते, कुछ ऐसे फैला देते, ऐसे नहीं, तरीके से प्रणाम आसन, ऐसे ऊर्ध्वस्थासन देखो, फिर पादहस्तासन ऐसे। अब देखो इससे जबरदस्त संतुलन बनेगा। फिर दक्षिणासन, संचालनासन ऐसे, श्वास भर के, फिर ये दाहिना भी पीछे ऐसे, फिर ये प्रणामासन ऐसे, फिर ऐसे भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन ऐसे, और वाम अश्व संचालनासन ऐसे। तो ये जितने भी आसन बता रहा हूं ना मैं, इनको सही तौर तरीके से करेंगे श्वासों के नियंत्रण के साथ। तो अभी मैंने एक बात कही कि लोगों को स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, और यहाँ तक कि सुन लो जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी, जिनकी शादी हो गई है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बच्चे नहीं हो रहे, तो इसमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस एक बड़ा कारण है। नाभि का असंतुलन एक बड़ा कारण है। उसके लिए श्वास बाहर निकालो, पेट को अंदर खींचो, और बाएं हाथ की हथेली के अंदर नाभि ऐसे, ये, और माने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फिर जवान बच्चों को नाइट फॉल रात को, बेटियों को वाइट डिस्चार्ज और मेंस्ट्रुएशन के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पेन होता है और ओवर ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे यूट्रस में फाइब्रोइड्स और ओवरी में सिस्ट डेवलप होने लगती है, फिलिपियन ट्यूब बंद हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पहले स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये इसको ऐसे हल्के में ना ले कि ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से क्या होता है। तो ये देखने अच्छा में स्वामी जी देखिए, एक बात ये है, शशकासन हल्का सा लगता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसे बनाया वो तो उसमें विकृति आमतौर पर नहीं होती है, और ईश्वर को, अल्लाह को विकृति पसंद भी नहीं है, कमियां पसंद भी नहीं है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कैसे शरीर में शामिल हो जाता है, कैसे ये हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है? इम्बैलेंस की शुरुआत जो है वो एक तो होती है मेरुदंड से और दूसरी होती है नाभि से। तो मेरुदंड के लिए तो अभी मैं 5-7 अभ्यास बताऊंगा। अभी नाभि के लिए पहले बता दे रहा हूं, बायां नीचे दायां ऊपर, इससे दोनों एक साथ, नाभि और रीढ़ की हड्डी दोनों ठीक होंगे। जो पैर ऊपर वही पैर ऊपर, एड़ी नीचे एनस के लगी हुई साथ, और ऊपर वाले पैर की एड़ी देखो ऐसे, ऊपर वाले पैर के साथ ऐसे लगी हुई, और इस तरह से करते हैं। और ऊपर वाले हाथ की कोहनी ऐसे सिर से सटी हुई, और पीछे वाला हाथ ऐसे लिया, इस तरह से होना चाहिए ये। और इसमें लगातार ऐसे लंबे सांस लेने चाहिए। नाभि भी दिख गई हो तो बाह्य प्राणायाम करना चाहिए, ऐसे देखो। अब इस तरह से कोई कर सके, अब थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस प्रकार से, ये तो मैंने सभी दिशाओं से आप देख सके कैसे गोमुखासन होता है, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे, इस तरह से गोमुखासन। ये स्पाइन को भी बैलेंस करता, और ये नाभि, जिसको सोलर प्लेक्सस सूर्य चक्र कहते हैं, जिसको पीछोटी कहते हैं, धरण कहते हैं, नाभि, और ऊपर से ठोड़ी भी दिखती,
और बताओ ये प्रॉब्लम्स, अब इसके ये तो मैंने दोनों के लिए बता दिया। स्पाइन के लिए मात्र 5 अभ्यास कर लें। एक ये उष्ट्रासन ऐसे, ये ऐसे, 1 मिनट ऐसे एक आसन ऐसे कर। फिर स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन, ऐसे। ये अब इसमें ठहरना है 10-20 सेकंड, कुछ ऐसे करते हैं और 2 सेकंड में, 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, बोले हो गया भुजंगासन। ये नामचार्य का योग है ना, ऐसे नहीं बात बनेगी, धीरे धीरे करें ऐसे ऐसे। 1 से 2 मिनट ठहरा करें, ऐसे भी और ऐसे भी। ये बड़ी बात, ऐसे। और जो ज्यादा ना कर सके तो भुजंगासन, शलभासन, ये 2 आराम आराम से धीरज के साथ। और ये मरकटासन, ये अप्रतिम है, ये ऐसे ऐसे। तो ये इतना भी कर लिया किसी ने। उष्ट्रासन, मरकटासन, ये धनुरासन। थोड़ा रुकना पड़ेगा एक पोज में 10-20 सेकंड से लेकर के 1-2 मिनट तक। और फिर ये सेतु बंद, इससे भी नाभि और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों का बैलेंस होगा। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एल्सर्लियमर्स, ऑटोमेन डिजीज। और फिर जब फिजिकल बैलेंस बिगड़ता है तो मेंटल इम्बैलेंस होता है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और यहां तक कि एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसे श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींच लिया, देखो ऐसे। अच्छा स्वामी जी, इसके बाद अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी या फिर नाभि के ही हिस्से में हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो सकता है? ये होता है रीढ़ की हड्डी में और नाभि में, फिर रिफ्लेक्ट होता है लीवर में, किडनी में, आंतों में, लंग में, हार्ट में, फिर रिफ्लेक्ट होता है वात पित्त कफ दोषों में, सत्व रजस तमस में। यानी जड़ इसकी वो है, सोर्स इसका यह, फिर आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए अब इसके बाद देखो, यही बताना चाह रहा हूं मैं कि शुरुआत हुई नाभि से, और नाभि तो पूरे शरीर का केंद्र है ना, ऐसे भी न्यूक्लियस को, केंद्र को नाभि बोलते हैं। तो ये नाभि, नाभिकीय तत्व, न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियस पॉइंट। तो ये पवन मुक्तासन ऐसे सहज श्वसन के साथ 1-2 मिनट करें, और 1-2 मिनट ऐसे पैरों को उठा करके रोक करके रख दिया, और इसमें बस सहज श्वसन चलता रहे। और नाभि में एक नाद होता है, जैसे अब बांसुरी का निनाद कर रहा है हमारा एक कपिल। हर दिन हमें इसको धीरे बजाने के लिए बोलना होता है, लेकिन मैंने कहा आज खूब बजा। इधर से हमारा समुद्र अपना नाद का निनाद कर रहा है, इधर से बांसुरी बज रही है, और अपने अंदर निनाद हो रहा है, नाभि से लेकर के, हृदय से लेकर के शरीर के रोम रोम में। इसी को नाद योग कहते हैं। तो ऐसे 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखें। जिनको भी नाभि का इम्बैलेंस है, जिनको धरण का इम्बैलेंस है, नाभि पीछे खिसक गई है और स्पाइनल कॉर्ड का इम्बैलेंस है, तो उनको तो फिर ये वो तो ऐसा कर भी ना सकेंगे। वो तो उत्तान पादासन और नौकासन कर ना सकेंगे, उनको तो पवन मुक्तासन और खेत बंद करके ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे देखो, ये 1-2 मिनट ऐसे लगातार कर, ये अब इतना कोई कर ले, और यदि ये इतना भी हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। थोड़ा रुकना पड़ेगा लेकिन एक स्थिति में। एक स्थिति में ऐसे 1-2 मिनट तक रुक गए तो, और ये तो कमाल का है, 1 मिनट में ही वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। वर्षों से कब्ज था, वर्षों से कोलाइटिस, आईबीएस, पायल्स फिशर फिस्टुला,
वर्षों से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वर्षों से नींद ठीक से नहीं आ रही थी, भूख ठीक नहीं लग रही थी, गैस, एसिडिटी, और अब तो मेरी पीठ तक आ गया। आनंद ही आनंद है। पूज्याचार्य जी कोशिश कर रहा है कि जो है और स्वामी जी आपका उड़न कैमरा भी जो है ना, कोई नहीं, आज वो भी अच्छा काम कर रहा है और बड़ी शानदार तस्वीरें वो कैद करके हम तक पहुंचा रहा है। अब मुझे बैठ के ही करने पड़ेंगे लगता है। अच्छा, समंदर की लहरों ने भिगो दिया आपको। आचार्य जी आज योग करते करते मेरा सहयोग कर रहे हैं। जो ये भी है, ये योग में सहयोग है। सैंड, सी एंड सन। सन इज आवर फ्रंट साइड एंड सैंड एंड सी इज हियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, यही तो आनंद है यहाँ का। अब आगे पीछे चारों ओर, जैसे योग में कहा जाता है ना, ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मेविदम विश्वम इदम वरिष्ठम। चारों तरफ यो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो परम सत्ता, वो परम शक्ति है। ऐसी भाव चेतना हमारी निर्मित हो जाए ना, तो जो आपने पूछा ना, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस फिजिकल तो दूर होगा ही होगा, ज्यादा जो ना कर सके ना। अच्छा, एक अगला विषय, पवन मुक्तासन जो बस अभी हम एक थोड़ी बात देर मेरी पहले भी कर बिना रहे थे। इसके बाद अगली बात आपकी, समंदर की लहरों को लेकर के किसी ने बड़ा खूब लिखा, जरूर जरूर जरूर, कि न जाने क्या कहा जाती हुई लहरों से साहिल ने, कि लहरें आज तक साहिल पे अपना सिर पटकती हैं। तो ये पता नहीं क्या कुदरत का निज़ाम है कि लहर जा रही है, फिर आ रही है, फिर साहिल को छूती है, फिर चली जाती है, और वही। अरे लहरें का मन में बोला ना, तन में भी उठती है, मन में भी उठती है, और इन लहरों के ऊपर कैसे तैरना है, कैसे तरना है, नहीं तो जो नहीं तरेगा वो मरेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, इसलिए लहरों से ना जीवन जीने की कला भी सीखनी चाहिए कि जो आ रहा है वो लौटेगा भी, और जो लौट के चला जाता है उसके फिर आने की संभावना है। इसलिए हमेशा एक जैसा जीवन नहीं रहता, आना जाना लगा रहता है। स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए करना समत्वम योग उच्यते जी, सुमत्वम योग उच्यते जी, हर परिस्थिति में एक जैसा भाव हो, ऐसा हमें आप ही से प्रेरणा मिलती है स्वामी जी, गीता से प्रेरणा मिलती है। हम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं और इससे कोई परेशानी ना हो इसके लिए आपने खूब सारे योगाभ्यास तो बताए, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाए फिर उसे ठीक कैसे करना है ये भी आपने समझाया। लेकिन इनडाइजेशन, अगर इनडाइजेशन किसी को हो ही गया हो, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं जो हमारी नाभि है विच इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, तो इस नाभि को डिगने से कैसे बचाएं? कब्ज कोलाइटिस की परेशानी हो गई हो तो फिर कैसे छुटकारा पाए? तो देखो, ये जो मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ अभी मैं कर रहा था बाह्य प्राणायाम, इधर तो कपाल भाती में लगे हुए हैं हमारे पूज्य आचार्य श्री पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी, और महाराज जी ने अपनी जठराग्नि को इतना प्रदीप्त कर लिया है, आज मुझे लगता है ब्रेकफास्ट में ही लंच और डिनर एक साथ ही करने वाले हैं। तो ये तो बाह्य प्राणायाम है ना, ये पाचन को व्यवस्थित करता है और हमारी नाभिकीय ऊर्जा को, श्वास को बाहर छोड़ के 3 बंद लगते हैं, जैसे भगवान शिव के त्रिशूल के 3 उसके सूल है ना, वो हमें बहुत से सूल से, बहुत से कष्टों से, त्रिविध तापों से, दैहिक दैविक भौतिक तापा आदि व्याधि उपाधि से बचाते हैं और सत्व रजस तमस के पार लेकर के जाते हैं। ऐसे ये मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद 3 कर लो तो पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लेवामृत, और खाने के बाद लिवामृत को यदि द्राक्षासव से पी लिया, और खाली पेट लिवोग्रिट को यदि भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई और तीनों से बनता है स्वर्कल 5 के साथ पी लिया, और साथ में किसी को बकरी का दूध मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। अब तो सामने से भी दर्शन हो रहा है समुद्र का और बड़ा आनंद हो रहा है। जय हो। ये बाह्य प्राणायाम। स्वामी जी, कार्यक्रम के अंत तक आते आते ऐसा ना हो कि आपके मैट के नीचे पूरा पानी हो और पानी के ऊपर योगाभ्यास हो रहा हो। तो ये बाह्य प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। ये एक प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ के 10 से 20 सेकंड रोकना है इसमें,
कुछ लोग क्या करते हैं, सांस बाहर छोड़ा, अब ऐसे रोक करके 15-20 सेकंड रखना है। वैसे तो इसमें पिंडली दबाना और हाथों का एक्यूप्रेशर बहुत कुछ कराते हैं। अब लहरें उठ रही हैं, गीत गाना है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। ये तो इसी में मग्न हो गए, इसी में आनंद आ रहा है। चलो तुम अब ये भी तो करो बैठे बैठे। ये तो हमने बीच में थोड़ा स्पिरिचुअल ब्रेक ले लिया, क्योंकि सी सैंड सन, अब इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं जुड़ेगी तो योगा नहीं होगा। योग भूमि भोग भूमि हो गई थी ना, इसको योग भूमि कर देंगे, अपने देह को भी, इस गोवा को भी और देश को भी। चलो पाचन तंत्र का तो मैंने इलाज बता दिया, पाचन तंत्र में कोई षड्यंत्र नहीं होगा। चलिए अगला इलाज स्वामी जी बताइए आप। अब देखो कई बार, हाँ जरूर वो भी पूछ लो। ज्यादा कब्ज हो तो शुद्धि चूर्ण और त्रिफला, ज्यादा कोलोटिस हो जाए तो कोलोग्रिट, कुटज घनवटी, कुटजारिस्ट, और पायस फिसर फिस्टुला हो जाए तो अर्शोग्रिट, और उसमें निमोली, हरड़ और बकाइन का पाउडर मैंने बताया हुआ है। बीमारी कोई नहीं छोड़ेंगे। कुछ हुसैन भाई को मैंने बीच में ही टोक दिया था, पूछो पूछो। स्वामी जी कई बार कुछ लोगों के पैर जो हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं। अब पैर अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो जाहिर है चलना फिरना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये जो पैरों का बैलेंस बिगड़ा है या पैरों की लंबाई दोनों सेम नहीं है, क्या उसको बराबर किया जा सकता है? और स्पॉन्डिलाइसिस है या फिर सर्वाइकल है, ये सारी भी दिक्कतें क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं? छोटे बड़े हो जाते हैं। ये जो पैर छोटे बड़े होते हैं ना, हाँ सही सवाल है पूजा। एक तो कारण है स्याटिका, रीढ़ की हड्डी से नीचे से ना, ये स्याटिका एक नाड़ी है, उसी से नस निकलती है इधर पैर में इधर में, और वो लंबे समय तक उसमें अकड़न हो जाए तो 1-1, 2-2 इंच का फासला हो जाता है। तो उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन हम जो पहले ही कर चुके वो करें, और एक ये अभ्यास भी करें ऐसे 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 ऐसे। और इसको कितनी बार करना, और इसमें फिर पूज्य आचार्य जी बताते हैं त्रयोदशांग गुग्गल ले लो, अश्वशिला ले लो, चंद्रप्रभा ले लो, खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लो और पीड़ानील गोल्ड ले लो। और यदि किसी को मिल जाए तो अपना ऊँटनी का दूध पी लो, ना मिले तो अपना गौ माता का, ना मिले तो भैंस अंटी का ही पी लेना। लेकिन जो है गौ माता के दूध से भी ज़्यादा इसमें ऊँटनी का दूध फायदा करता है। ये छोटे बड़े पैर हो जाए, आर्थराइटिस में, डायबिटीज़ में, जोड़ों के दर्द में, छोटे बड़े पैर में, और पेट की बीमारी, पाचन की बीमारियों में बकरी का दूध। आप कुछ और पूछ रहे थे मेरे भाई। ये तो छोटा बड़ा ठीक हो जाएगा। ये हाथ में पॉइंट भी है, आचार्य जी दबाना थोड़ा ये। हाँ, ये तो नाभि वाला दबाया आचार्य जी ने, ये स्पाइन वाला। हाँ, और भीगी हुई कालीन पर बैठने से भी स्वामी जी एक अलग ही तरह का आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। अब अगला विषय मैं शामिल कर लेता हूँ। स्वामी जी आप कहते हैं अक्सर कि बीमारी जो है, लेकिन नीचे से भीगने का अर्थ कोई दूसरा मत लेना भाई आज। दूसरा काम तो नहीं कर दिया आज। स्वामी जी बीमारी जो है वात पित्त कफ के बैलेंस के बिगड़ने से होती है, आप अक्सर ही बताते हैं। तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी वात पित्त कफ का कोई रोल है? हाँ, वात पित्त कफ दोष बिगड़ जाते हैं जब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद मेंटल इमोशनल इम्बैलेंस होता है। तो वात दोष बिगड़ जाए तो क्या करें? तो वात दोष बिगड़ जाए तो हल्दी, मेथी, सौंठ,
तीनों का पाउडर करके खा लो। ये घर में सबको को मिल जाती है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार तो सब ने घरों में लगा रखा होगा ना। हार श्रृंगार, एलोवेरा और गिलोय तीन का रस ही पी लो, इसी से वात का इंबैलेंस खत्म हो जाता है। अंकुरित मेथी ले लो, लहसुन खाली पेट खा लो, वात का इंबैलेंस खत्म। और एनिमा लगा लो नीचे से। अब जैसे ये समुद्र हमारे नीचे से एनिमा लगाने की कोशिश कर रहा है तो एनिमा बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे हम तो जल में ऐसे ही खड़े होकर के ना मूल बंध लगा लेते हैं और करीब 250 ml आधा लीटर पानी नीचे से ही खींच लेते हैं, जल बस्ती कर लेते हैं नीचे से ही, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे तो ओहो ये आ गया मामला देखो सामने आज तो आनंद ही आनंद है। बात फिर कब पूरा नीचे तक आ गया जब तक कार्यक्रम पूरा होगा तब तक नीचे से बस्ती लगेगी। बात के बाद कफ के लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। ये कफ के लिए बड़ा जबरदस्त है। और हरड़, बहड़ा, आंवला ये त्रिदोष के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे पित्त भी दूर होता है। वीटग्रास, एलोवेरा और ये लौकी जो है ये भी पित्त का प्रशमन कर देता है। हमारे आचार्य श्री ने तो आंखें बूंद करके और ब्राह्मणी उद्गीत लगा ली अपनी समाधि। और ऐसे खूबसूरत जब दृश्य हो स्वामी जी तो फिर ध्यान करने में जो ध्यान लगता है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगता है। अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी। क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर हमारे न्यूरो सिस्टम पर भी पड़ता है और इससे ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है? और अगर ऐसा है तो उसके लिए प्राणायाम कितना कारगर है स्वामी जी? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रिया जी आपने। प्रिया जी, पूजा जी, मुझसे दोनों में मैंने भेद खत्म कर दिया है, अभेद हो गया, अद्वैत मान लिया। तो अनुलोम विलोम ना ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस को दूर कर देता है। और इसके साथ ये भी न्यूरोग्रिट ले लें, इम्यूनोग्रिट ले लें, ओमेगा या सिबकथोन ले लें, या ब्राह्मी घृत ले लें, गाय का घी खा लें। अनुलोम विलोम तो मैं कर रहा हूँ, भ्रामरी उद्गीत हमारे पूज्य आचार्य श्री बादशाह जी महाराज जी, और इनको कल लोकमान्य मातृभूमि पुरस्कार भी दिया गया। मातृभूमि की जो आपने सेवा की है, नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं आयुर्वेद में, अनुसंधान में, बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। को निरोग किया है। तो ये अनुलोम विलोम, तो ये अनुलोम विलोम ना ये बड़ा जबरदस्त है। फिर इसके साथ औषधि भी साथ में सेवन कर ले, भ्रामरी उद्गीत कर ले, तो ये मेंटल इम्बैलेंस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस, इसके कारण से फिर ये जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो रखी है, ये तो छूटे ही गया था, सेरेब्रल पैलिसी। सेरेब्रल पैलिसी को भी हमने पूरा अच्छा किया है। खाने के बाद मेधावटी इम्यूनोग्रिट, खाली पेट न्यूरोग्रिट और मेमोरी ग्रिट, और ओमेगा भी या तो फ्लैक्सीडी लेकर के पूरा करते हैं, ये भी ठीक हो जाता है। और एपिलेप्सी भी अच्छी हो जाती है। मेधा स्टी से हवन करें, थोड़ा हो सके तो सिरोधारा कर ले, बादाम रोगन नाक में डाले, ये बड़ा अच्छा काम करता है। बादाम रोगन ऊपर से नाक में डालो, नीचे से पैर के तलवों में उसकी मसाज कर लो, एकदम से मेंटल इम्बैलेंस खत्म। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, ये पूरा बहुत जबरदस्त जो है लाभ करता है योग आयुर्वेद। एपिलेप्सी को, ये बहुत बुरी बीमारी, कभी भी चलते चलते आदमी कहीं पर भी गिर सकता है, ये भी ठीक हो जाएगा। मेरी बहन मीनाक्षी जी, भाई हुसैन जी। स्वामी जी, ऐसा लग रहा है कि अब हम आज कई दिनों से गोवा में ही हैं। अभी गोवा का प्रवास आपका कई दिनों का, जरा आप अपने दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा। और इतना खूबसूरत नज़ारा हम यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं। अच्छा, ये गोवा वाले इंडिया टीवी देखते हो ना? ये सारे देखते हैं। अभिनंदन एक बार इंडिया टीवी। कितने देखते हो इंडिया टीवी? जरा हाथ तो उठाओ। ओ हो, ये तो सारे इंडिया टीवी के दीवाने हैं। इंडिया टीवी पर दुनिया गोवा देख रही है और गोवा वाले इंडिया टीवी देख रहे हैं। क्या बात है।
अच्छा स्वामी जी, देखिए अभी न्यूरो की बात हुई। बहुत प्यार करते हैं हुसैन भाई आपसे। और तो जो लोग गुस्सा करते हैं वो लोग अपना चेहरे का बैलेंस भी बिगाड़ लेते हैं। तो उन्हें मुस्कुराना सीखना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए। और जब से आज कार्यक्रम स्वामी जी शुरू हुआ है, आपके पीछे समंदर देखकर मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा था, जब राम जी कई दिनों तक समंदर के सामने ये गुजारिश करते रहे कि उन्हें जाने का रास्ता मिल जाए, और फिर एक दिन आखिरकार नाराज होकर उन्होंने अपने तीर और धनुष को निकाला, और उसके बाद वो गुस्से वाला रूप बहुत ज़्यादा लोगों को, कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वो एक अलग ही कहानी है। तो ये समंदर मुझे उस सीन की याद भी दिला रहा था। छोटी सी बात हुसैन, जो आपने बात बोली, भय बिन होए न प्रीत। ये वही बात है, थोड़ा सा भय भी होना चाहिए प्रीति के लिए। और अब स्वामी जी वक्त ये कह रहा है कि हम सवालों को शामिल कर लें। पहला सवाल शिल्पी कुमारी का है और उनकी उम्र 25 साल है। घुटनों में उनके सूजन आ गई है। 25 साल की उम्र में घुटनों में सूजन है और कटकट की आवाज़ आ रही है, दर्द से परेशान है। आप उनको इस दर्द से निजात दिलाएं। तो ये घुटनों की परेशानी के लिए अभी हम भी पोजीशन में आ ही जाते हैं ऐसे। तो ये शिल्पी से लेकर के किसी को भी घुटनों में दर्द हो तो ऐसे ऐसे करना, ये सैंड के ऊपर तो ये करने को, और ये बोलो राम 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 राम। ये माइक थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा, सर जी आप पकड़ के रखो इसको इधर मेरी तरफ करके। तो अब माइक उठा लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कितना ही भीगने दो। तो घुटनों में ज्यादा दर्द है अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि माइक उठा लिया ना, अब कहीं भी पानी आए तो घुटनों के दर्द के लिए चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, अश्वशिला, योगराज, महायोगराज, ये तो खाने के बाद कोई भी एक गोली खा सकते हैं। अंदर से हड्डियां घिस गई हो, कार्टिलेज घिस गए हो तो लाक्षादि गूगल भी लिया जा सकता है, और ऑर्थोग्रीफ। खाली पेट पीड़ानील गोल्ड, और पीड़ानील पे पिए पीड़ान तक क्वाथ का, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार, फिर सहजना, ये रसों में बताता हूँ। ऊँटनी का दूध भी बताया था। पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड बड़ा जबरदस्त है, और इसमें हम उपवास करवा देते हैं, और उसमें एटीएम की सब्जी और मिलेट्स का सेवन कराते हैं, तो घिसे हुए कार्टिलेज भी वापस ठीक हो जाते हैं। सूजन के लिए पुनर्नवादी मंडूर बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। शिल्पी जी का पूरा जो है शिल्प हमने ठीक कर दिया है शरीर का। अगला प्रश्न स्वामी जी गौरी सिंह का है। उनकी दोनों किडनी सिकुड़ गई हैं, तो किडनियों के सिकुड़न दूर करने के लिए आप उपाय बताएं। तो किडनी की सिकुड़न दूर करने के लिए एक तो कपालभाति तो है ही, कपालभाति करें। खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, खाने के बाद ट्राइघन, कोरीघन, और यदि प्रोटीन लीकेज भी हो रहा तो गिलोय गोखरू आंवले के काढ़े, गिलोय गोखरू आंवले के काढ़े के साथ चंद्रप्रभा गोक्षरादि एक गोली ले सकते हैं। खाली पेट रिनोग्रिड, और रिनोग्रिड को पीपल और नीम के पत्तों के साथ ले लें तो किडनी की सूजन भी दूर, किडनी की सिकुड़न भी दूर, यदि क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होगा वो भी दूर, और प्रोटीन लीकेज हो रहा होगा, प्रोटीन भी लेवल बढ़ा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। देखो एक साथ हम कई उपाय बता रहे हैं, और बड़ी ठंडक सी हो गई। इतना तेज सूर्य होने के बाद ये पानी के कारण से हो रही है कि वातावरण में ठंडक हो गई? अरे वातावरण में हो गई, ठीक है, हवा भी आ गई है जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल रोशनी कुमारी का है। वो 17 साल की हैं और 3 महीने से उनको काफ़ी खांसी आ रही है और सीने से खड़खड़ की आवाज़ है। अब रोशनी का जो उजाला थोड़ा कम हुआ है, वो आप जरा गौरी सिंह के बाद रोशनी जी को भी रोशनी कर देते हैं। तो खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है, उसके लिए आचार्य जी ने एक बहुत ज़बरदस्त दवाई बनाई। पहले ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एलोपैथी में ही होते थे। आचार्य जी ने क्या किया, चिमनी के भट्ठे का वो जो है ऊपर का काला काला धुआं, बीड़ी का, सिगरेट का धुआं, वो डाला चूहों खरगोशों को। थोड़ा तो परेशान किया, लेकिन बाद में तो काम क्या बड़ा काबिल तारीफ है। उनको स्वासारी गोल्ड खिलाया खाली पे, और ब्रोनकोम, दोनों का इतना जबरदस्त रिजल्ट है। जिनका भी फेफड़ा खराब था उनका सबका फेफड़ा इतना जबरदस्त हो गया 100%, और विद इन 2 वीक्स
2 सप्ताह में हमने ब्रोनकोम और श्वासारी से फेफड़ा ठीक किया। 2 सप्ताह में हमने लीवोग्रिड से लीवर ठीक किया, रेनोग्रिड से किडनी ठीक की। 2 सप्ताह से मधुनाशिनी मधुग्रिड से और अश्वशिला से हमने पेनक्रियास की बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट किया, जो बड़ी जबरदस्त चीज है। अरे आदमी का 2 महीने में तो हो ही गया, अब तो 2 साल से ज्यादा हो गया। इंडिया टीवी पर रोज देख देख करके योग कर रहे हैं। अब तो एक क्या रोशनी क्या सबके ही अंदर, ओहो हो, अब तो आगे पीछे से चरणों में भी बड़ा बड़ी ठंडक लगी। पूरा मैट जो है पानी में जाने ही वाला है। और आप भीग करके इतनी देर से वहां बैठे हैं। हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आपसे लेने हैं मुझे। अब पक्का एक बड़ी सुंदर सी कालीन जो है हम अपनी ओर से आपके लिए भिजवाएंगे हरिद्वार। गोवा भिजवानी है या हरिद्वार? हाँ, वो गुरु दक्षिणा में स्वीकार कर लूंगा। स्वामी जी, अब जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। इसमें खदरादी, लवंगादी और कंठामृत भी बहुत अच्छा काम करता है, और मुलेठी, काली मिर्च और ये लवंग भी चूस लो, वो भी ठीक काम करता है। अगला प्रश्न ले लो। रोशनी की तो रोशनी कर दी। जी, सबका उजाला जो है वो बरकरार रहे। अब स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर, कैसे करें अपने लंग्स की हिफाजत, अस्थमा टीबी का बढ़ा रिस्क, बाहर कैसे निकलेंगे जहरीले टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन का नहीं होगा कोई असर, योग से सांसों को मिलेगा नया जीवन। तो घर से बाहर निकलते ही जो प्रदूषण का अटैक आप पर हो रहा है उससे कैसे बचना है, कल ये स्वामी रामदेव आपको बताने वाले हैं। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, अपनी मैट बिछा लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा अपने सवालों के साथ। तो स्वामी जी, ये गोवा की तस्वीरें अभी कै दिन और देखने को मिलेंगी? ये आज इसकी विदाई है, इसलिए तो समुद्र जो है पूरा आज इसकी विदाई है। सोमावती अमावस्या है, और आज हम जैसे गंगा माता का पूजन करते हैं ऐसे समुद्र पूजन होता है। अरे माला भी बहुत अच्छी सी है, क्या बात है। ये आज समुद्र के उसमें समुद्र पूजन हो रहा है, समुद्र मंथन, समुद्र पूजन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी परंपरा है ही है। और चलो और तो ये आज का सुंदर नजारा रहा। आज गोवा से, कल हरिद्वार से मिलेंगे। ऐसे ही ये योग यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। सबका जीवन खुशहाल हो, इन प्रार्थनाओं के साथ एक बार फिर से इंडिया टीवी के करोड़ों योग साधकों को, दर्शकों को भी हमारा प्रणाम। अब समाचार के बाद अब उपचार के बाद समाचार आप सुनते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जय भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।